सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। लगारी साहब, आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जम किए गए कबायली अजला में सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं और कई दिहाइयों में पहली मरतबा कबायली अजला के लोग सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब कर सकेंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो वोटर्स मौजूद हैं वही सिर्फ अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब 1980 की दिहाई के आगाज तक मुल्क के मगरबी सरहद पर वाक़ कबायली इलाका जात को बरतानवी साम्राज्य के छोड़े हुए फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के तहत चलाया गया। ना तो इंतजामी और ना ही तरक्याती एतबार से ये अहम खित्ता किसी भी हुकूमत की तरजीह रही। अफगानिस्तान में रूसी मुदाखलत ने इसे मज़ाहमती तहरीक का मरकज़ बना दिया और ये इलाका अफगान जंगजुओं की तरबियत और मुसल्ला करने का मकाम करार पाया। और यूनुस खालिस के जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना के मज़ाफ़ात में वसीओ अरीज़ तरबियती मराकज़ इसका सबूत हैं। जो खेल यहाँ पर शुरू किया गया वही आज रियासत का पीछा कर रहा है। और पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले ने सबको ये एहसास दिलाया कि अब पानी सर से गुजर चुका है। और उसके बाद रिफॉर्म्स की गई और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी इस बारे में सोचा और आज फाइनली यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। और इस वक्त लगारी साहब चूँकि पोलिंग का वक्त भी ख़त्म हो चुका है और जो वोटर्स मौजूद हैं सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। आप किस तरह से देखते हैं? आज पूरा दिन काफ़ी गहमा गहमी रही और आज के इंतखाबात के हवाले से आप क्या कहें? बहुत अच्छा, बहुत खुशाइन। FCR का ख़ात्मा, फिर उनके वो स्टेटस तब्दील होना, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत चलने वाले इलाके को एक सूबे के हवाले करना, मैं तो बिल्कुल एक ख्वाब की ताबीर देख रहा हूँ। अच्छा। और एक ख्वाब की ताबीर देखना चाहता हूँ कि ऐसे ही हो कि सराइकी सूबा बन चुका हो, वहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हों और वहाँ पर भी इसी तरह PTI हुकूमत एक्टिवली काम कर रही हो। डेरा गाजी खान डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, बावलपुर डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के वो अजला जहाँ पर सराइकी सूबे के लिए बात हो रही है वो भी बने। और साथ में ये जिस तरह बन रहा है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें से भी DI खान टांग इधर सराइकी बेल्ट में आते हैं। तो बहरहाल एक सूबा हमने उसको मर्जर होते देखा है, उसके अंदर उन इलाकों का जहाँ के लोग डिप्राइव थे 70-72 साल से नहीं बल्कि उस वक्त से जबकि उनका यहाँ पर एक अलग हैसियत दी गई थी फाटा को और वहाँ पर कोई कानून नहीं था। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन थी मगर पाकिस्तान की वो एडमिनिस्ट्रेशन थी जो मखसूस ब्यूरोक्रेटिक था उसका अंदाज़, या वहाँ पर रिवायती कबायली अंदाज़ था। अब वहाँ पर जमहूरियत आ रही है, अब वहाँ पर जमहूरी वैल्यूज़ आ रही हैं, अब मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे वहाँ के फ़ैसले करेंगे। हमारी जिस तरह के दीगर सूबों में बहुत ही फ़ैसलों पर एतराज़ात होते हैं, इस तरह के एतराज़ात उन पर भी होंगे। जिस तरह यहाँ पर ख़राब गवर्नेंस है, इस तरह की ख़राब गवर्नेंस वहाँ भी होगी। जिस तरह पर यहाँ पर डिलीवरी कम है वहाँ पर भी डिलीवरी कम होगी। जिस तरह यहाँ पर मसाइल इस तरह के वहाँ भी मसाइल होंगे। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में चल नहीं सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को डेमोक्रेटिक करते जाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो चलना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटेरियन सीन अनसीन चीज़ों को हटाते चले जाएंगे। आपके सामने जमहूरियत के सम्राट आएंगे और जमहूरियत आपको डिलीवर करेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर फाटा के उन अजला में जो साबिक फाटा है और उनके उन इलाकों में जहाँ पर ये साबका एजेंसियाँ थीं वहाँ पर लोगों को अपना हक मिलेगा, अपना राइट मिलेगा। पहले एक फ़र्द की मर्ज़ी होती थी, एक मलिक की मर्ज़ी होती थी, उसके जरगे में बैठे हुए अफराद की मर्ज़ी होती थी, वो बैठकर फ़ैसला किया करते थे। अब एक पूरे का पूरा सिस्टम फ़ैसला करेगा। तो अब आपको लगता है कि इन इंतखाबात के बाद जो मलिक राज था उनका असर रसूख अब कम हो जाएगा? असल में हम इस गुमान से करते हैं चीज़ें, लेजिस्लेशन भी होती है, लोग भी करते हैं, फ़ैसले भी होते हैं, ये चीज़ें ख़त्म होंगी।
हमने चाहा था कि कवानीन के ज़रिए सरदारी निज़ाम ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी पेशरफ्त हुई थी। एक ज़माना होता था कि जहाँ पर बड़े बड़े सरदारों और नवाबों के अस्तबल में सैकड़ों घोड़े खड़े होते थे और लोग खड़े होते थे, ज़ाती कैद खाने हुआ करते थे, वो नहीं रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी मसाइल हैं, वो नहीं रहेंगे, ग्रेजुअली ख़त्म होंगे। अभी तक बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या सराइकी बेल्ट में या सिंध के अंदर सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम के असरात मौजूद हैं और बाज़ जगहों पर फ्यूडल सिस्टम मौजूद है, ट्राइबल सिस्टम मौजूद है, लेकिन डेमोक्रेसी ने डिलीवर भी किया है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिला है, लोगों को कुछ चीज़ें भी मिली हैं, लोगों के अंदर इंसाफ की उम्मीद भी पैदा हुई है। ये ठीक है कि मुकम्मल तौर पर लोगों को डिलीवर नहीं हो पाया, मगर उम्मीद भी बाकी है और कुछ डिलीवर भी। लेकिन लगारी साहब, जिस तरह से आपने भी बात की कि साबिक फाटा के इन इलाकों में FCR सिस्टम के तहत जस्टिस सिस्टम चलाया जाता था, लेकिन अब ये जो नया इंतज़ाम है, क्या आपको लगता है कि इन लोगों को मुतमईन कर पाएगा? देखें, अब वहाँ पर कोर्ट्स बनेंगी, अजला बनेंगे, हो सकता है कि जो साबिक एजेंसियों के हेडक्वार्टर हुआ करते थे उनको ही मीरान शाह को या वाना को या बाजोड़ को, खैबर को, इनको जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना दिया जाए और उनकी जगह पर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बने, लोअर कोर्ट्स बने। फिर वो जो है उसके ऊपर एक सुपीरियर जुडिशरी होगी, वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट का अमल दखल होगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होगी। तो ये एक पूरे का पूरा जुडिशल सिस्टम होगा। जुडिशल सिस्टम में भी बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत हैं और इस तरफ तवज्जो भी दी जा रही है। अदलिया अपने तौर पर भी कुछ काम कर रही है और इसके अलावा पार्लियामेंट को भी काम करना होगा, आगे बढ़कर बड़ा काम करना होगा। सूबाई असम्बलियों को कानून साजी करनी होगी, अदालतों ने कानून बने हुए कवानीन पर अमल करना होता है। आपके पास कवानीन होने चाहिए और उनको रिफॉर्म किया जाना चाहिए। यही लोग होंगे, इनके मुंतखब नुमाइंदे होंगे, वो कवानीन को रिफॉर्म करेंगे, कवानीन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और सोसाइटी आगे बढ़ेगी। सही। अच्छा लगाई साहब, हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर आसिफ शकूर भी मौजूद हैं। आसिफ शकूर से वहाँ की भी सूरत हाल जानते हैं। आप बताइएगा, आपने दिन भर कवर भी किया होगा, इस वक्त पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं पोलिंग स्टेशंस की? देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर तो 5 बजे तक पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी था। अब से कुछ देर पहले दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जा चुके हैं, किंदी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जितने लोग 5 बजे के बाद अहाते में मौजूद थे उनको वोट डालने का जो है हक दिया गया, उन्होंने अपना वोट जो है पोल किया है। बाकायदा एक तरीक़ेकार के मुताबिक पूरा दिन जो है वो गुजरा है। सिक्योरिटी के जो है सख्त तरीन इंतज़ामात भी मौजूद थे। अमन व अमान से ये तमाम सिलसिला दिन भर जारी रहा। अब से कुछ देर पहले 5 बजे का वक्त जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर था। 5 बजे जो है वो वोटिंग का अमल रोक दिया गया था। ताहम जो लोग अंदर मौजूद थे उनको इजाज़त दी गई कि वो अपना वोट जो है पोल कर लें। अब से कुछ देर पहले पोलिंग बूथ के अंदर ही हम मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर ही हम मौजूद हैं, जबकि पोलिंग बूथ का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। गिनती का अमल जो है। शकूर, आप कौन सी एजेंसी में किस जगह पर हैं इस वक्त? आप कहाँ पर हैं, किस मकाम पर हैं? हम इस वक्त हल्का PK 106 में मौजूद हैं। ये खैबर का इलाका है। यहाँ से बिलावल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनके दरमियान क्या कहा जा रहा था कि तगड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। PK 106 का ये इलाका है, खैबर का इलाका है और इसी का पोलिंग स्टेशन नंबर यहाँ पर 19 उम्मीदवार मौजूद हैं जी। यहाँ पर 19 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन 19 उम्मीदवारों में आपको कांटे का मुकाबला कौन सी पार्टियों के दरमियान लग रहा है? 19 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक खातून रुकन जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं अवामी नेशनल पार्टी से, नाहिद अफरीदी। 2 जो मेन किरदार हैं, मेन कैंडिडेट हैं जिनका तगड़ा है, उसमें बिलावल अफरीदी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमीर मोहम्मद खान। इन बिलावल अफरीदी कहा जा रहा है। बिलावल अफरीदी किस पार्टी की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार हैं या किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कर? बिलावल अफरीदी आज़ाद उम्मीदवार हैं। सेनेटर जो शाजी गुल हैं उनके फ़र्जंद हैं और उनका बड़ा असर रसूख है इस इलाके में। उन्होंने काफ़ी काम जब सेनेटरशिप थी उनके पास शाजी गुल अफरीदी की। तो अच्छा, ये बताएंगे कि इस हल्के के मेन इलाके कौन से हैं? इस हल्के के अंदर कौन कौन से बड़े अहम इलाके आते हैं?
इस हलके में मेन इलाका जो है वो खैबर, ये जो खैबर से शुरू होता है, जो बाजवड़ ये कारखानों के बाद से जो इलाका शुरू होता है, इससे शुरू हो के तो बाजवड़ की जो बॉर्डर है वहाँ तक ये सारा इलाका जो है ये आता है, इसमें डेप्थ करता है। और कहा जाता है कि पेशावर से बड़ा ज़िला जो है ये खैबर का है। तमाम का तमाम इलाका जो है यहाँ पर, इसमें गाँव हैं, मुख्तलिफ़ गाँव भी इसी इलाके में आते हैं, मुख्तलिफ़ कंस्टिट्यूंसी इसी इलाके में डेप्थ। खैबर की एजेंसियों में 3 सीटें हैं, PK 105, PK 106 और PK 107। आप क्या देख रहे हैं इन तीनों हलकों के अंदर क्या पोजीशन रहेगी, पार्टी पोजीशन कैसी रहेगी और मुकाबला कैसे रहेगा? मुकाबला दिलचस्प होगा, एकतरफा होगा? मुकाबला देखें, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा हैं। पार्टी जो है, पार्टियों ने भी अपने अपने कैंडिडेट जो हैं इस मार्के में उतारे हैं। तो लग रहा है ऐसा कि बिल्कुल टाई होगा, जो भी कैंडिडेट आज जीतेगा तो उसका बहुत कम मार्जिन होगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि हुकूमत में है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यहाँ पर बहुत असर रसूख है। फिर इस तरह आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका भी असर रसूख है। फिर जमात इस्लामी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती रही है माजी में। फिर इसी तरह JUI फे जो है उसका बहुत ज़्यादा स्टेक है इन इलाकों में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चूँकि ये जो इलाके जम हुए थे उसमें एक कलीदी किरदार तो अदा किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 कैंडिडेट इन 16 सीटों पर उतारे हैं। उनका इतना इंटरेस्ट इस इंतखाबी अमल में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मौलाना फजल रहमान हो गए, जो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इंसाफ हो गई। JUI सीन ने बहुत कम कैंडिडेट उतारे हैं, ऐसा क्यों हुआ है? आपके ख्याल में इसकी सबब क्या हो सकता है? इसका सबब एक तो जो आप गालिबन JUI सीन की बात कर रहे हैं, उन्होंने 3 कैंडिडेट उतारे हैं। एक तो ये है कि जो उनके सरबराह थे उनकी रहलत हो गई थी, उसके बाद जो JUI फे है उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। फिर यहाँ की पार्टी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि खुल के यहाँ पर उन्होंने काम किया है, यहाँ पर बहुत सारे काबीना के इजलास यहाँ पर माजी में उन्होंने करवाए हैं। उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जो सहूलियात हैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर काम किया है। ये कहा जा सकता है क्या इस नोटिस भी लिए इन चीज़ों की पर? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस बात के खदशात मौजूद हैं कि अपोजिशन की तरफ से और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से ये कहा जाए कि हुक्मरान पार्टी इंतखाबात पर असरअंदाज हुई है या हो रही है या हो सकती है? आज का अगर लगारी साहब आज की सिचुएशन बताऊं तो आज पूरा दिन हमने कवर किया है। हम पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी जाते रहे हैं, बाहर भी। हमें तो इस तरह कोई ऐसा शाइबा नहीं मिला कि कहीं पे ऐसी कोई बात हो जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई इन्फ्लुएंस किया हो। लेकिन माजी में जब ये कैंपेन चल रही थी तो उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्राइब करने की कोशिश की है। सेहत इंसाफ कार्ड लॉन्च किया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। आतिफ खान जो सीनियर मिनिस्टर थे उन्होंने दौरे किए, उन्होंने कुछ सहूलियात का या कोई मंसूबों का ऐलान किया था, उस पर नोटिस हो गया। महमूद खान ने जो सूबे के वज़ीर आला हैं उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, उस पर नोटिस हो गया। तो माजी में जो जब कैंपेन के दौरान काफ़ी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी खुश आइंद स्टेप्स लिए गए थे। मीडिया को इजाज़त शुरू में थोड़ी बहुत मीडिया को जो है अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब मीडिया को काफ़ी अच्छा एक्सेस मिल रहा है। हमने काफ़ी अच्छे अंदर जाके भी कवर किया। अच्छा आसिफ शकूर ये बताएं, से भी बात की, उन्होंने भी किसी किस्म की शिकायत नहीं की। आसिफ शकूर ये बताएं कि 2-3 एजेंसियां हैं जहां पर कैंडिडेट्स ज़्यादा तादाद में हैं। कुरम एजेंसी में हैं जो सबसे ज़्यादा एक जो उनकी PK 108 है और उसकी जो कुरम 1 है उसमें 31 उम्मीदवार हैं, और कुरम की जो सीट नंबर 2 है PK 109 उसमें 22 उम्मीदवार हैं। इसी तरह से खैबर 1 में, खैबर 2 में, खैबर 3 में 22, 19, 18 कैंडिडेट हैं। तो इन ख़ास पर क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों है? इसका सबब क्या हो सकता है कि लोग ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, लोगों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है? बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं, बाद में पता चलता है कि उन्होंने तो 80 वोट भी नहीं लिए हैं, 50 वोट भी नहीं लिए हैं, ऐसे लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं। शौकिया फनकार ज़्यादा हैं या इसमें बाकी सीरियस कैंडिडेट भी हैं?
देखिए लगारी साहब, जब जनरल इलेक्शन होता है तो भी यही सिचुएशन होती है कि एक नशिस्त पे 20-20, 22-22 कैंडिडेट जो हैं वो मंजर आम पे आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो शौकिया फ़नकार भी, आपकी बात की तायीद करूँगा, लेकिन कुछ लोग जो है कंस्टिट्यूंसी में अपने आप को देखना चाहते हैं कि वो कितने लेवल पे खड़े हुए हैं या उनके पास कितने जो है उनका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, वो इसलिए भी खड़े होते हैं कि कोई तगड़ा उम्मीदवार आके जो है उनके साथ नेगोशिएट करे और उनके हक़ में वो बैठ जाए। और तीसरा एस्पेक्ट वो ये होता है कि कोई उम्मीदवार जो है अपने जो मुकाबला जिसके साथ होता है उसको टफ़ टाइम देने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए एक आम से उम्मीदवार को खड़ा कर देता है ताकि उसका वोट जो है डिवाइड हो जाए और मुझे फ़ायदा हो जाए। ये तमाम तर सूरत हाल हर इलेक्शन में होती है। अच्छा, ये बताएं आसिफ शकूर, ये बताएं इलेक्शन हो, एक यहाँ से दूर एक और हल्का है मोहम्मद का। ये मोहम्मद में ऐसा जो है वो मोहम्मद 1 में एक हल्के में 4 उम्मीदवार हैं, टोटल 4 उम्मीदवार हैं। मेरे ख्याल में सबसे कम उम्मीदवार इस हल्के में। तो ऐसा क्या वजह है कि एक जगह पर जो है कुरम एजेंसी में जो है वो 31 हैं और एक जो है मोहम्मद में जो है सिर्फ 4 उम्मीदवार हैं? कम होने की भी कोई सबब है, कोई वजह है? देखिए, फिर इसमें आ जाती है ना बात, अगर 20-22 एक कंस्टिट्यूंसी में हो रहे हैं और बाकी मोहम्मद की जैसे आपने बात किया कि वहाँ पे 4 हैं, अमूमन ऐसा नहीं होता। एक नशिस्त के ऊपर कम से कम 10, 12, 15 उम्मीदवार होते ही हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मोहम्मद की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद का मसला ये है कि मोहम्मद में जो उम्मीदवार, ठीक है आसिफ शकूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी मजीद बात करेंगे। उमैर यासिर साहब, आप भी सारा दिन कवर कर रहे थे आज के इलेक्शंस, आपने क्या सूरत हाल देखी? जो सूरत हाल हमने देखी है तमाम कबायली इजलास से और इसके अलावा जो इतलात वहाँ से मौसूल हुई हैं, तो इंतहाई पहली बात तो ये है कि पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ के इस सियासी अमल में हिस्सा लिया है और अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो उनके इंतखाब में एक भरपूर किरदार अदा किया है। जो एक जोशो खरोश था, क्योंकि पहली मरतबा जो वहाँ के लोगों को सूबाई असम्बली में एक नुमाइंदगी मिल रही थी, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश था। मर्दों के साथ साथ जो ख़वातीन का टर्न आउट था वो भी काफ़ी। उमर राइट नाउ इस वक्त कहाँ हैं आप? इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं? किसी हल्के जिला खैबर के में हैं हम इस वक्त, और जो यहाँ से जो इतलात हैं वो काफ़ी पुरअमन है। जिस पोलिंग स्टेशन में लोग मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन के अहाते के अंदर, उन्हें वोट डालने की इजाज़त आपको बाजोड़ से, मोहम्मद से, कुरम से और अक्ज़ई से, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान से किस तरह की इतलात आती रही हैं आपके पास कि वहाँ सूरत हाल कैसी रही, इलेक्शन कैसा होता रहा और वहाँ पर पोलिंग का सिलसिला जो है वो कैसा चलता रहा, टर्न आउट कैसा रहा है? आपको दीगर इलाकों से किस तरह की इतलात मिल रही हैं? जी, ऐसी इतलात तो मिली हैं कि टर्न आउट काफ़ी बेहतर रहा है, क्योंकि यहाँ ये भी सियासी जमातों को पहले से इल्म में था कि जिस हल्के में ख़वातीन की पोलिंग का टर्न आउट कम होगा तो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होने। इस एक पॉइंट को जहन में रखते हुए तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने ये अपनी ठीक है उमैर यासिर, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। हम बात कर रहे थे कबायली इलाकों में जो आज इंतखाबात हो रहे हैं। लगारी साहब, आज के इंतखाबात में अच्छी बात यह हुई है कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, तो इसका क्रेडिट यकीनन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। तो आप ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जो हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं, इनका क्या किरदार है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये इलाके चंद साल पहले APS के वाक़े से पहले शदीद बदअमनी का शिकार थे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लॉलेसनेस वहाँ पर थी और इस वक्त ये सूरत हाल है। आपको पता है कि तमाम कबायली इलाकों से जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो वज़ीरिस्तान के इलाके में तो लोगों ने बड़ा माइग्रेशन किया था और लोग वहाँ से आए थे, IDPs बनकर आए थे।
उसके बाद आज के इलेक्शन में कोई वाक़या रिपोर्ट ना होना, किसी किस्म का कोई खुदा न खास्ता किसी सानहे का न होना, बहुत खदशात इसमें मौजूद थे। हर चीज़ पुरअमन तरीके से हुई है, तमाम इलाकों में जो है तमाम पोलिंग पुरअमन हुई है। मेरे ख्याल में ये एक मिसाली इलेक्शन है पाकिस्तान के, वरना जो बाई इलेक्शन होते हैं किसी एक हल्के में भी, वहाँ पर भी कोई ना कोई इस तरह के झगड़े फसाद हो जाते हैं। इस पूरे के पूरे जो 16 सीटों पर पोलिंग हुई है वो इंतहाई पुरअमन रही है, और कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट किसी भी इदारे की तरफ से नहीं किया गया जिसमें कहा गया हो किसी भी मीडिया के हर तरफ आज़ाद मीडिया भी मौजूद है, और सरकारी मीडिया तो खैर इतना मौसर भी नहीं है, लेकिन ये कि आज़ाद मीडिया सारा देख रहा है और वहाँ पर पुरअमन इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से वोट दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगारी साहब, अगर ऑपरेशन ज़रबे अज़्म और रद्दुल फसाद ना होते तो क्या ये जो सूरत हाल है ये इसी तरह की होती आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अगर ऑपरेशन ना होता तो फिर तो हमें मालूम भी नहीं है कि होता मुस्तकबिल क्या होता, पाकिस्तान खुद कहाँ स्टैंड कर रहा होता। इस ऑपरेशन को अवॉइड किया जाता रहा किसी भी की तरफ से, किसी भी सियासी फरीक, गैर सियासी फरीक या किसी भी फरीक की तरफ से जो है इसको अवॉइड किया जाता रहा। लेकिन जब फैसला हुआ और जब इसमें पूरे के मुकम्मल तौर पर पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जब ऑपरेशन किया गया तो और कला कमा किया गया है टेररिज्म का वहाँ से, तो अब ये सूरत हाल पैदा हुई है कि वहाँ पुरअमन इलेक्शन हुए हैं। लगाई साहब, हमें रुस्तम शाह मेमन साहब ने है, उनसे आज के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। रुस्तम शाह मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, आज कबायली इलाकों में फाइनली इंतखाबात हुए हैं और पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, आप किस तरह से देखते हैं? जी, ऐसी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और एक माइलस्टोन है, और इससे अब फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे मज़ीद रास्ते खुल सकते हैं अगर ये पुराना सिस्टम जो ख़त्म हो गया है, नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर उसको पूरी सिंसेरली और ऑनेस्टली किया जाए और इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो लोगों के जो रस्म रिवाज हैं, जो वैल्यू हैं, जो सिस्टम है वहाँ उनसे मुतसादिम न हो, ताकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, ताकि लोग उनको एक्सेप्ट कर लें, पुलिस को, अदालतों को, नए निज़ाम को। तो अगर वो हो जाए तो फिर ये प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन जो हैं ये एक बड़े बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। अच्छा, ये देखें जनाब रुस्तम शाह मेमन साहब, अगर थर्ड लेयर ऑफ द डेमोक्रेसी, अगर निचली सतह पर लोगों को शामिल किया जाता है और वो भी यहाँ बल्दियाती इदारों में भी लोगों की अपनी नुमाइंदगी होती है, तो मकामी सतह के मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि बड़े अहम डिपार्टमेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पर जो एजुकेशन और हेल्थ भी है, अगर वो भी मकामी इदारों को दे दिए जाएँ तो ज़्यादा होगा। तो इस थर्ड लेयर के आने से यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा जब आए तो? जी, वो तो असल चीज़ तो वही है कि मकामी सतह पे लोगों की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जाए, उनको मुयसर किया जाए और उनकी ट्रेनिंग की जाए, ताकि वो जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो रोज़मर्रा की मुश्किलात हैं, जिनका लोगों को सामना होता है रोज़मर्रा की बुनियाद पे, ताकि बग़ैर किसी हील हुज्जत के और बग़ैर किसी और अथॉरिटी के सामने आने से वो लोग इन मसाइल को हल कर सकें, तो इससे एक बड़ी तब्दीली आएगी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस इलाके के एक अहम शख्सियत हैं, आपका सफारती तजर्बा और वहाँ के मकामी एक बड़ी मौसर शख्सियत होने की तरह आप ये समझ सकते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई है कि जो इनका आखिरी हलका है PK 115, वो उसको पेशावर से शुरू किया गया है। पेशावर, कोहाट, हिंगो, कर्क, बन्नू, लकी मरवा, टांग, डरा इस्माइल खान, इन तमाम इलाकों के सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल एक हलका बनाया गया है। अब वो कितना लंबा हलका और कुछ इलाके काट कर बनाया गया है कि ऐसा हलका बनाने को उनको मर्ज कर दिया जाता दूसरे हलकों के साथ, और वो लोगों को ये मौका मिलता है कि वहाँ पर अपना वोट दें, और बेशक एक सीट बढ़ा देते आप, लेकिन ये कैसे शामिल किया गया है? ये हल्का समझ में आता है आपको? देखिए, ये आपने एक बहुत अहम बात की और जिसकी तरफ हम पहले भी इशारा करते रहे हैं कि ये बिल्कुल नामुनासिब है, जियोग्राफिकल कंटिग्विटी नहीं है। कहाँ आप देखें कि पेशावर और कहाँ आप देखें कि डेरा इस्माइल खान। रुस्तम शाह मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।